नया चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं, 2-3 पेजेस छोड़ दो। आयनिक इक्विलिब्रियम, ये सिर्फ एक ऐसा चैप्टर होगा जिसके बाद हम अपने सिलेबस को रोकेंगे, ठीक है। बट ये चैप्टर मुझे खत्म करना है। हाँ, क्या नहीं दिख रहा इसमें? दिख नहीं रहा? अच्छा, चलो एक काम करो, उधर शिफ्ट होते जाओ, उस साइड पे जितने खड़े हैं या जितने बैठे हैं, बैठे वाले उधर शिफ्ट हो जाओ, जो बैठे हैं उधर की वजह से जाओ। कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने 2 या 3 चैप्टर सॉल्व किए हैं? कौन कौन से? जो तू भी बैठ, लास्ट के 15 मिनट मिलेंगे ना, आज तुम्हें कोई गैप नहीं मिलेगा, तुम्हारी कॉपी चेक करूँगा। और कौन है जो बोल रहा है ऐसा? सर मैंने कॉपी कहाँ? मेरे माथे पे कुछ लिखा है, तेरे माथे पे? जितने लोगों के पास कॉपी है और उनका बोलना है कि हमने 2 चैप्टर एटलीस्ट सॉल्व किए, वो बैठ जाओ। है कोई? है कॉपी तेरे पास? बैठ। और कोई है? उधर जाके बैठ, इधर से दिखेगा नहीं। चलिए, आयनिक क्या फैक्टर, देखो मोल कंसेप्ट में बहुत सारी चीजें साइड में की गई हैं। हर चीज का एक मेथड है। फैक्टर किस चीज में आता है? हाँ, देख क्या होता है, फैक्टर्स बहुत टाइप के होते हैं। जैसे मान लेगा तू बोल रहा है क्लोरीन का उसकी एनर्जी दी हुई थी, तो एनर्जी फैक्टर है, ठीक है। एनर्जी फैक्टर में कैलकुलेशन किस चीज का करवाया था उसने? क्लोरीन के दिए थे सर मोल, और इसके मोल दिए थे AClO3, उसमें मास का कैलकुलेशन करवाया। किसके मास का? सर इसका AClO3। अबे तुझे मोल्स दिए हुए तो मास का कैलकुलेशन कराने में कुछ भी लिखे हो, तुझे क्या फर्क पड़ता है? तू सीधा मास कैलकुलेट करके देना। सर वो मेथड होगा फिर इजी होगी सर, मतलब मेथड वहाँ पे कुछ भी हो, तेरा मेथड तुझे पता है, हाँ। तू अपने मेथड से जा। फैक्टर्स में से वही है, बैलेंसिंग कोएफिशिएंट है, इन सबके बेस पे उसका जब कैलकुलेशन होता है उसे फैक्टर कैलकुलेशन बोल देते हैं। और वही चीज़ हम सीधा मोल या फिर वॉल्यूम, सॉरी स्टोइचोमेट्री में देखते हैं, ठीक है। तो मेथड का नाम है, बाकी प्रोसेस सेम ही है। जैसे आप मोल का कैलकुलेशन करते हो, मास का कैलकुलेशन करते हो। डाला आयनिक इक्विलिब्रियम। देखो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम में पहले डिफरेंस समझ लो कि दोनों चैप्टर में डिफरेंस किस चीज़ का है। देखो केमिकल में हमने रिएक्शंस पढ़ी है, लेकिन हमने मॉलिक्यूलर फॉर्म में पढ़ी है। कैसे पढ़ी है? यानी कि हम मॉलिक्यूल्स लेते थे और उससे दूसरा कोई मॉलिक्यूल बनता था, ठीक है। आयनिक में आपकी सारी चीजें किस पे डिपेंड करेंगी? आयंस पे। यानी रिएक्शन भी आयंस के फॉर्म में होगी, सारी चीजें आयंस के फॉर्म में होंगी। और इसमें इक्विलिब्रियम के जितने कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पढ़े हैं वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहेंगे। यानी इक्विलिब्रियम का साइन जहाँ पे आ जाएगा वो केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेट करेगा। उसमें जो भी चीजें हैं, जैसे हमने क्या क्या निकालना सीखा, केसी वगैरह निकालना सीखा, ठीक है। हमने रिएक्शन में एक चीज देखी थी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स कितने एक्सटेंट में ब्रेक हो रहे हैं और नया मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है। बट यहाँ पे आयंस हैं, तो यहाँ पे जो टर्म यूज किया जाएगा वो होगा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। क्या होगा? आयनाइजेशन क्या होता है? किसी भी आयनिक कंपाउंड का आयंस में ब्रेक होना। अब देखो आयनिक कंपाउंड के बारे में एक चीज ध्यान लो, हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, हमने आयनिक कंपाउंड वहां पे देखे थे। हमने क्या बोला था कि आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड व्हिच कंटेन्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस। अब ये सॉलिड है,
तो हम यहाँ पे जो लेंगे वो सॉलिड फॉर्म नहीं रहेगा, वो कौन सा फॉर्म रहेगा, एक्वस या फिर मॉल्टेन स्टेट। क्योंकि आपका एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मैं आपको कुछ चैप्टर्स बता देता हूँ जो एक दूसरे से रिलेट होता है। केमिकल आयनिक, इसके साथ रिलेट होता है सॉल्यूशन, इसके साथ रिलेट होता है इलेक्ट्रो, यानी एडवांस के क्वेश्चन इनसे मिक्स करके दिए जाते हैं। और अगर उसको इन केस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाना है तो वो गैसेस बीच में डालेगा। ठीक है, ये 5-6 चैप्टर ऐसे हो थर्मो, ये 5-6 चैप्टर ऐसे हैं जो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, इनसे कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है एक दूसरे के हेल्प से। थर्मो अभी केमिकल में मैंने थोड़ा बहुत बताया था, आए थे टर्म्स, थर्मो इलेक्ट्रो में आएगा, थर्मो इसमें भी आएगा। अगर आप लेवल देखो सबसे इजी है, फिर ये है, मतलब ये तीन तो इजी है ही है, इनका तो कोई टेंशन लेना ही नहीं है। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो और केमिकल, ये तीनों, इन दोनों में ये ज्यादा इजी है। इजी क्या है, ये चैप्टर बहुत अच्छा है, ये दोनों चैप्टर कॉन्सेप्चुअल है, यानी एक्चुअल में अगर जेई में तुम फिजिकल पढ़ रहे हो तो तुमने 3 ही चैप्टर पढ़े अब तक, पहला गैसियस, दूसरा पढ़ने जा रहे हो, तीसरा पढ़ोगे। एक्चुअल फिजिकल सिर्फ इस पे डिपेंड करता है, इन्हीं का रेशियो सबसे ज्यादा रहता है क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माने जाते हैं। बाकी ये दोनों 12th के है, 12th का फिजिकल इतना इजी है, इतना इजी है कि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अब सिर्फ 2 चैप्टर्स में मेहनत करनी है, बाकी आपका फिजिकल खत्म 11th का, सीधा घुसेंगे ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक खत्म करके फिर वापस आएंगे फिजिकल 12th। मतलब हम जैसे जा रहे हैं हमारे पास सिर्फ बचेगा इनऑर्गेनिक। ठीक है, और 12th का फिजिकल मतलब जब पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है 12th का फिजिकल। अगर 11th अच्छा है तो 12th आपका बहुत अच्छा होगा, और 11th वीक है तो 12th आपका वीक ही रहेगा। क्लियर है? चलिए, आयनिक में आयंस रहेंगे, हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ कंपाउंड, टाइप्स ऑफ कंपाउंड। लाइट आ रही है क्या बोर्ड पे? अभी भी आ रही है? ज्यादा आ रही है क्या? देखना दिखता है कि नहीं प्रॉपरली। टाइप्स ऑफ कंपाउंड, पहला लेक्चर है, फॉर श्योर लर्निंग पार्ट्स होंगे। ठीक है, आपको एग्जांपल्स याद रखने होंगे क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट, ये सब बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे जो आपको सिर्फ और सिर्फ याद करना है। मतलब किसी भी चैप्टर का पहला दिन जो होता है वो बेसिकली लर्निंग पार्ट होता है, उसमें हम बेसिक समझते हैं। ठीक, कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइट और एक होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। दोनों में डिफरेंस समझ लो। इलेक्ट्रोलाइट कुछ अलग चीज नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट्स आर आयनिक सब्सटेंस व्हिच आर प्रेजेंट इन देयर मोल्टेन स्टेट और इन एक्वस फॉर्म। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? बैठ दो। हाँ, क्या होता है? आयनिक कंपाउंड व्हिच आर प्रेजेंट इन देयर एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टेन स्टेट। यानी कि उनको अगर आप मोल्टेन स्टेट में और एक्वस फॉर्म में ले लोगे, किसको? आयनिक कंपाउंड्स को, तो क्या बन जाएंगे? इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड वे में इसको डिफाइन करना है तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज जो डिसोशिएट होते हैं या जिनका आयनाइजेशन होता है। ठीक है, जैसे मैं आपसे सामने एक एग्जांपल लूं, मैं लेता हूं यूरिया। क्या मैंने आपको कभी बताया कि यूरिया ब्रेक नहीं होता? नहीं बताया। ग्लूकोज के बारे में सुना है? क्या ग्लूकोज C6H12O6 को हम फर्दर डिवाइड करते हैं क्या? वो ब्रेक होता है क्या? किसमें ब्रेक होता है? ग्लूकोज ब्रेक नहीं होता। ग्लूकोज पूरा एक कंपाउंड है, अगर आप ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व कर दोगे तो ऐसा नहीं है कि उसमें कार्बन, हाइड्रोजन सब अलग होते जाएंगे। जैसे NaCl है, इसको अगर मैं वाटर में डाल दूं तो किसमें ब्रेक हो जाएगा? लेकिन ग्लूकोज ऐसे आयंस में ब्रेक नहीं होता। जो आयंस में ब्रेक नहीं हो रहे वो कौन से हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और जो ब्रेक हो रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइट। देखिए इसमें तो इलेक्ट्रोलाइट, हाँ साइंस में होता है, लेकिन बाकी दूसरे कंपाउंड में तो होता है ना ग्लूकोज, सबसे बॉडी में ग्लूकोज रहता है तो उससे भी एनर्जी। अबे तो ग्लूकोज ब्रेक होता है क्या बॉडी में? तू एक काम कर, तू केमिस्ट्री के अलग से बुक लिख दे। अबे कुछ कंपाउंड प्रैक्टिकली देखे जाते हैं, ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ये सब ब्रेक नहीं होता है।
जैसे आप लोग n फैक्टर पढ़ते हो तो n फैक्टर ग्लूकोज यूरिया के लिए 1 ही रहता है, NaCl के लिए कितना है +1, क्योंकि ये सॉल्ट है, सॉल्ट में ब्रेक हुआ। लेकिन ग्लूकोज के लिए हम n फैक्टर सिर्फ 1 मानते हैं क्योंकि वो ब्रेक नहीं होता, वो पूरा एक मॉलिक्यूल रहता है। जैसे यहाँ पे तुम्हें I चाहिए होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वगैरह जब पढ़ोगे सॉल्यूशन में तो तुम्हें I चाहिए होता है वांट ऑफ फैक्टर ग्लूकोज इनके लिए 1 होता है और इसके लिए 2 रहेगा, क्योंकि NaCl ब्रेक हो गया कितने कंपाउंड दे रहा है, कितना एस दे रहा है, तो इसके लिए I की वैल्यू 2 हो गई, लेकिन ग्लूकोज के लिए 1 रहेगी, यूरिया के लिए 1 रहेगी। जैसे मान लो मैं Al2 या AlCl3 ले रहा हूँ, तो AlCl3 में I की वैल्यू क्या होगी 4, 4 आयन से ब्रेक हो रहा है, Al+3+3Cl- तो I की वैल्यू कितनी हो गई 4। लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज यूरिया इनके लिए I की वैल्यू कितनी है, तो 1 का मतलब यही है कि ये डिसोशिएट नहीं होते। समझ में आया? अलग से लॉजिक में मत घुसा कर, सुना कर पहले। इसमें लिखे इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज, ऐसे ही लिख लेना, इसी के नीचे लिखो इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज विच आर आयनाइज्ड। आयनाइज्ड का मतलब समझते हो ना, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, विच आर नॉट आयनाइज्ड, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये वैसे सिर्फ समझने की चीज है, पर लिख लो। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, जो आयनाइज्ड हो सकता है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो आयनाइज्ड नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल लिख लो, ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, इसके नॉन इलेक्ट्रोलाइट का ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज। जब तक तुम मुझे होमवर्क नहीं दिखाते तो तुम हर क्लास खड़े होके पढ़ोगे, ध्यान रख लेना। सारे के सारों को एक चीज बता रहा हूं, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, तुम्हारा सिलेबस हो गया क्या? सिलेबस हो गया तुम्हारा पूरा कंप्लीट कर लिया यहाँ तक, तो क्यों नहीं कर लिया तुम? बुक भूल गए हो? सर यूरिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहता है? NH2CO। अगर ये इसका कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो तो क्या हो जाएगा, N2H4CO। इसका अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखो, NH2C डबल बॉन्ड O NH2। इसमें कीटो ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O होता है कीटोन। लिख लिया एग्जांपल। तो पहला नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो आयनाइज नहीं होता, लेकिन इसका हमें पता कैसे चलेगा वो मैं तुम्हें सिखाता। इसमें 2 टाइप आता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कितने लोगों को समझ में आ रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? आय वाय मत आप, आय तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल दिया, आय वाय मत देखो। इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने क्या बोला, विच आर आयनाइज्ड। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, विच इज कंप्लीटली आयनाइज्ड, यानी जिसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितना हो, 100%। कितना हो? जैसे हमने एक चीज देखी थी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लो बहुत ज्यादा है, तो हम क्या बोलते थे कि पूरा का पूरा रिएक्टेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता था, मान लो K हमें निकालना है तो हम क्या बोलते थे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अगर किसी का X बहुत ज्यादा है तो हम यही तो बोलते थे कि भाई इसमें रिएक्टेंट पूरा का पूरा टूट रहा है। तो वैसे यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितना होगा, 100%। और वीक है मतलब 100% नहीं होगा। अब 100% नहीं होगा तो कितना होना चाहिए, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। 10% हुआ तो भी वीक है, 20% हुआ तो भी वीक है, 30% हुआ तो भी वीक है, 50 हुआ तो भी वीक है, 60 हुआ तो भी वीक है। हाँ 90, 85, 95 हो गया तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो रहा, हम ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहचानने का तरीका क्या है, अल्फा इज इक्वल टू 1। अल्फा क्या है, लिख लीजिए, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। हालांकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ बोलने का फर्क है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयंस की बात चल रही है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, आयनाइजेशन। और यही अगर कोई मॉलिक्यूल होता तो हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू 1। इसका अल्फा क्या होगा,
तो बताओ इसका अल्फा क्या होगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट का 0। समझ में आया? यानी ये बिल्कुल ब्रेक नहीं होगा, तो इसका अल्फा क्या हो गया? 0। ये मैंने अल्फा की बात की है, तो अल्फा क्या है? और परसेंटेज आयनाइजेशन बोलूं तो कितना? 100। ये समझते हो ना? परसेंटेज आयनाइजेशन मतलब परसेंटेज में देना है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आयनाइजेशन वो 1 में होता है। सर अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। हाँ, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। आयनाइजेशन स्लैश करके डिसोसिएशन भी लिखो ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। बस यहाँ पे आयंस की बात चल रही है इसलिए आयनाइजेशन बोल दिया। चलिए नीचे एंड डालिए, एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ये सब आपको याद होने चाहिए, एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं उनको हम यहाँ पे लेते हैं। देखो इलेक्ट्रोलाइट कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट में एसिड भी आ सकता है, बेस भी आ सकता है, मतलब बेसिकली क्या है जो कंप्लीटली आयंस में ब्रेक हो जाए। जैसे मान लो मैंने NaOH लिया, NaOH क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है, उसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे Na+OH- तो फट से टूटेगा वो, और पूरा टूटेगा। लेकिन मैं उसकी जगह कोई वीक बेस ले लूँ तो क्या वो टूटेगा? नहीं टूटेगा। तो एग्जांपल लिखिए HCl, HNO3, H2SO4, HCl, HNO3, H2SO4, HClO4, HClO4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में है, HBr, HI, ऑल आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, तो पहला लिख लो, ऑल आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो ये सारे के सारे किस में आ गए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड डालो, स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब पहला टाइप कौन सा हुआ? स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाता है। दूसरा क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। लिखिए NaOH, KOH, BaOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस। पहले वाले हमने सारे एसिड्स के एग्जांपल लिखे, दूसरे हम किसके लिख रहे हैं? सारे बेस के। थर्ड लिखे ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट्स, ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट्स। ये सब किसके एग्जांपल है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। एग्जांपल लिख लो, फॉर एग्जांपल ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट्स में NaCl, K2SO4, K4FeCN6 लिखना आता है ना, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है ये, K4FeCN6, K4FeCN। देखो सॉल्ट्स में भी टाइप होता है, लेकिन मैं तुम्हें निकालना बता दूंगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। और वो कब पता होगा? जब हमें एसिड और बेस पता हो। सॉल्ट किससे बनता है? एसिड और बेस से। अगर एसिड बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है तो बनने वाला सॉल्ट कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। जैसे मान लो मैं ले लूं HCl और NaOH, कौन सा सॉल्ट बनेगा इससे? तो दोनों स्ट्रॉन्ग है तो बनने वाला सॉल्ट कैसा है? स्ट्रॉन्ग। और अगर मैं वीक लेने लग जाऊंगा तो वीक से जो सॉल्ट बनेगा वो वीक। समझ में आया? क्या चीज? हाँ, तो वो स्ट्रॉन्ग में आएगा लेकिन उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयनाइजेशन 100% नहीं होगा। ठीक है, अगर 100% नहीं है तो सर फिर वो स्ट्रॉन्ग कैसे होगा सर? कौन? तो 100% नहीं है, लेकिन उसमें जो स्ट्रॉन्ग वाला है वो तो कम्प्लीटली ब्रेक होगा। होगा कि नहीं होगा? और जब कम्प्लीटली ब्रेक होगा तो दूसरे वाले का अमाउंट बढ़ाएगा, क्योंकि मान ले कोई ज्यादा H+ निकाल रहा है, वहां से OH- कम मिल रहा है, तो उसको तो न्यूट्रल होना है ना, वाटर बनाना है, तो उसका अमाउंट बढ़वाएगा और उतने OH- लेके उसको क्या करेगा? ब्रेक कर देगा। तो लेके तो आ गया ना अपने बराबर। चलिए लिख लिया, हेडिंग डालो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इसके एग्जांपल्स क्या होंगे?
वीक एसिड, वीक बेस, और अल्फा कितना होगा इसका? लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1? लेस देन 1। जीरो नहीं होगा, जीरो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का होता है। वीक भी टूटता है लेकिन कम अमाउंट में टूटता है। पहला लिखिए वीक एसिड, पहले हेड डालो वीक एसिड। सबसे पहले सारे एग्जांपल्स पूछूंगा, ध्यान रख लेना। वीक एसिड देखिए HCN, HCN हाइड्रोजन साइनाइड। वीक में एसिड्स में कौन सा आएगा? HCN, CH3, COOH। ये ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं ना वो ऑलरेडी वीक एसिड्स होते हैं। सबसे स्ट्रांग होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, और ऑर्गेनिक एसिड उससे हमेशा कम ही रहते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स आएंगे वो सब वीक में आएंगे। ये पहले पहचानने की टेक्निक है। अगर एसिड ऑर्गेनिक है, समझ में आता है ना इन दोनों में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। जब ये सब ग्रुप आने लग जाते हैं तो ऑर्गेनिक एसिड हो जाते हैं। हमने IUPAC पढ़ा है तो हमने ग्रुप जानते हैं ना, इसीलिए IUPAC को बीच में उठाया था कि ऑर्गेनिक का बेस तुमको बता रहे हैं। IUPAC भी है ना मेजर डिश। IUPAC है क्या? तुम्हारे पास भेज दिया गया क्या? हाँ तो होगा फिर, ठीक है। हमें बस 2 चैप्टर हमारे पास नहीं है, 2 में से एक तो मैं करा सकता हूँ, लेकिन वो इसके होने के बाद फिर एक ही बचेगा, थर्मो। थर्मो नहीं है सर, थर्मो नहीं है। अच्छा, तुमको एडिट करके भेजा गया होगा, हाँ। तुमको केमिकल डाला गया होगा और वॉल्यूमेट्रिक डाला गया होगा। तुमको एडिट करके भेजा गया है। बैच 1 में थर्मो हो गया है शायद, तो उनका थर्मो रहेगा, उनका GOC शायद नहीं हो रहा है। ये क्या चल रहा है? GOC हो गया, चल रहा है ना? हाँ, तो वो उसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं जो मेजर टेस्ट का पार्ट है। अपन उसके अकॉर्डिंग नहीं गए, और बाकी अपना भी हो जाता है। अगर अपन केमिकल छोड़ देते और थर्मो स्टार्ट कर देते तो अपना भी सिलेबस कंप्लीट था, लेकिन मेरे पास मजबूरी है इस चैप्टर की। इसके बाद से अपन फुल मैनर में, जैसे तुम्हारा पहले जो पीछे का जो है अपना पेंडिंग, वो निपटाएंगे, फिर चलेंगे सीधा ऑर्गेनिक में, है ना? चलिए लिखा HCl, CH3, COOH, H2S, H2S, H2C2O4, H2C2O4 अभी आपने ऑक्जेलिक एसिड किया था वॉल्यूमेट्रिक में। अगर H2 निकाल दो तो क्या बनता है? C2O4 - 2, और इससे क्या मिलता है? CO2। H2C2O4, H3PO3। H3PO3 हमने क्यों लिया है वीक में? कम है, एक्सेप्शन है H3PO3 और H3PO2। देखिए H3PO3, H3PO3 में बेसिसिटी होनी चाहिए थी 3, लेकिन होती कितनी है? 2। H3PO2 में बेसिसिटी होनी चाहिए थी 3, लेकिन होती कितनी है? 1। ठीक है, यानी कि जब उसमें दिए हुए हाइड्रोजन ही कंप्लीटली नहीं टूट पा रहे तो वो वीक ही हुआ ना। जितना हाइड्रोजन वो टूट ही नहीं पा रहा है। ठीक है, लिख लिए सारे एग्जांपल। चलिए नेक्स्ट आ लिए वीक बेस। ये एग्जांपल्स तुमको याद तो रहने चाहिए, ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने 10th में पढ़ा इस चैप्टर को, वहाँ पे इतने एग्जांपल्स आपने कभी नहीं देखे होंगे। 1-2 एग्जांपल लिखा के बात खत्म की जाती है। वीक बेस देखो, अमोनिया क्या होता है? अमोनिया NH3 इज अ वीक बेस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NH4OH। नाम भी लिख लेना जिनको ना पता हो। पहला क्या है वीक बेस में? कौन सा है पहला? NH3 अमोनिया। दूसरा क्या है? NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट लिखो 2 डिग्री एमाइन R2NH 2 डिग्री एमाइन। मैं देखो बता देता, क्या आपको मैंने IUPAC में बताया था कि NH2 हो तो 1 डिग्री होता है, NH हो तो 2 डिग्री होता है, और सिर्फ N हो तो 3 डिग्री होता है। याद है? तो ये 1 डिग्री एमाइन है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। हाइड्रोजन के नंबर कम होते जा रहे हैं, तो इसी चीज को मैं कंबाइनली क्या लिख सकता हूँ? R2NH, और इसको क्या लिख सकता हूँ? R3। तो हमें कौन सा एग्जांपल लिखना है? R2NH। लिखिए 2 डिग्री एमाइन। किसी को अगर नहीं हो तो रेफरेंस के लिए साइड में लिख लो, इससे
जिससे कि याद रहे। बैठ जाओ सारे के सारे। देखा, हटाओ। हमने किया था 600। नेक्स्ट लिखिए पेरिडिन। पेरिडिन इज अ ऑर्गेनिक बेस, ठीक है, बहुत वीक बेस होता है ये। अभी हम जीओसी पढ़ने वाले हैं, तो जीओसी में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड वीक बेस ही निकालना सीखते हैं हम। उसमें बेसिसिटी और एसिडिटी के क्वेश्चन होते हैं। मतलब जेई का जो क्राइटेरिया है ना जीओसी में से, वो यही है, ठीक है। तो उसमें ये एग्जांपल है, मैं बताऊंगा। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो C5H5N। कहाँ पंचायती कर रहे हो? बनाओ इसको, ये पेरिडिन है। कितने लोग एनिलीन जानते हैं? एनिलीन क्या होता है? C6H5NH2। इसका कोई स्ट्रक्चर बना सकता है? C6H5 क्या होता है? C6H6 क्या होता है? तुम्हें नहीं लगता कि C6H6 में से एक हाइड्रोजन हटा के NH2 ग्रुप लगा दिया गया? ठीक है, ये सब आप ऑर्गेनिक में समझोगे। ये है एनिलीन, नाम याद रखना बस। ये कौन सा है? पेरिडिन। ये सब एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है पूरे नेचर में। जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, अगर वो एरोमेटिक, उसके सामने लिख दिया कि ये एरोमेटिक है। बेंजीन आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है, और ये पहला एरोमेटिक कंपाउंड है जो ढूंढा गया था। ऑर्गेनिक में आपको मजा आएगा। ऑर्गेनिक में तो जो नहीं भी पढ़ना चाहते वो भी पढ़ेंगे, है ना, इस बात की गारंटी है। लेकिन फिजिकल में तुम लोग रहोगे, ध्यान रख लेना, समझे। अगर फिजिकल को तुम लोग अवॉइड कर रहे हो ना, तो ये समझ लेना कि ये जब बैंड बजाता है ना, तो बहुत गंदा वाला बैंड बजाता है फिजिकल। लिख लिया? ये सारे एग्जांपल्स हैं वीक बेस के। इतने एग्जांपल्स याद रख लोगे? कल की डेट में पूछूंगा, मतलब पूछूंगा, और अभी यही रिपीट होने वाला है पूरे चैप्टर में। यही एग्जांपल्स बार बार आएंगे और कुछ अलग नहीं आने वाला। एक दो थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एसिड बेस थ्योरीज। एसिड बेस थ्योरीज लोअर क्लासेस में सबने पढ़ा होगा, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड बेस। आपके सिलेबस में वही था। 3 टाइप की थ्योरी पढ़ने वाले हैं यहाँ पे एसिड बेस की। पहला आर्हेनियस थ्योरी, सेकंड ब्रोस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, थर्ड आप लोगों ने कभी ऐसा सुना है लेविस एसिड लेविस बेस? लेविस थ्योरी। 3 टाइप की थ्योरी है जो डिफाइन करती है एसिड्स और बेस, ठीक है। 3 टाइप की थ्योरीज है। पहला है आर्हेनियस थ्योरी, दूसरा है ब्रोंस्टेड लॉरी, तीसरा है लेविस थ्योरी। सबसे एडवांस यही है, क्योंकि ये उस टाइप के एसिड्स को भी बता देती है जो बाकी दोनों नहीं बता पाते। पहली वाली हेडिंग डाल दो। फिर से बोल रहा हूँ, बहुत इजी चीजें हैं। फोकस अच्छा रखो, सारी चीज क्लास में ही क्लियर हो जाएंगी। तुमको याद वाद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कितने लोग एसिड को डिफाइन कर सकते हैं कि एसिड क्या होता है? जो डोनेट करता है वो एसिड होता है, ये आपने पढ़ा है ना। और जो OH माइनस डोनेट करता है वो बेस होता है। ये कॉन्सेप्ट आर्हेनियस का है, लेकिन आप गलत हो। वो ठीक है, मैं सिर्फ अभी आर्हेनियस की बात कर रहा हूँ। आर्हेनियस थ्योरी आपने पढ़ा है, आप गलत हो। आप क्या बोलते हो? H+ देने वाला और OH- देने वाला एसिड और बेस है। नहीं, क्योंकि यही चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ब्रोंस्टेड में भी H+ की बात होती है, बट वहाँ पे OH- नहीं आता। तो कंफ्यूजन क्या है उसे समझ लेना।
आर्हेनियस थ्योरी में सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होता है, यानी वाटर रिक्वायर्ड होता है अगर आपको एसिड और बेस को डिफाइन करना हो तो। यानी हम क्या बोलेंगे, एसिड्स आर दोज व्हिच गिव्स H प्लस आयंस इन H2। क्या हुई प्रॉपर डेफिनेशन, व्हिच गिव्स H प्लस आयंस इन H2, और बेस क्या होगा, व्हिच गिव्स OH माइनस इन H2। ये उनका फॉर्म है। अब जैसे मान लो कोई एसिड है HCl, इसको मैं वाटर के साथ ले रहा हूं तो ये क्या देगा, ये दो चीज देगा, या तो H प्लस एक्वस देगा, एक्वस लिखा जाता है यानी ये मीडियम होना चाहिए तब वो आर्हेनियस थ्योरी पे जाता है, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं H3O प्लस, क्योंकि H प्लस को अगर H2O से रिएक्ट करा दोगे तो यही बनेगा, इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन। लिखिए पहले हेड डालिए आर्हेनियस थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। नहीं समझाने के लिए, अगर लिखना हो तो पहले आर्हेनियस एसिड लिख लो, फिर लिख लेना। लिखो आर्हेनियस थ्योरी में पहला हेडिंग डाल दो एसिड। एसिड क्या होता है, एसिड आर दोज, एसिड्स आर दोज व्हिच गिव्स H plus ions in H2O, which gives H plus ions in H2O, ठीक है। और H3O plus आयन, नाम क्या होता है उसका, हाइड्रोनियम आयन, और H3O plus आयन। ठीक है, अब चाहो तो एग्जांपल लिख लो, H प्लस एक्वस या फिर H3O प्लस, ये हो जाएगा। देख लिया। नेक्स्ट डालिए बेस। बेस में क्या लिखोगे, एग्जाम्पल वही रहेंगे HCl, HNO3, H2SO4 इसके एसिड्स के, HCl, H2SO4, HNO3। अब OH माइनस को आप क्या बोलते हो, हाइड्रोक्साइड, वो सिर्फ OH माइनस होता है, लेकिन OH माइनस इन एक्वस सॉल्यूशन रहा तो उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। लिख लीजिए OH माइनस इन H2O, ठीक है, या फिर OH माइनस एक्वस लिखा रहा, ऐसे लिखा रहा, सिर्फ OH माइनस को आप क्या बोलते हो, हाइड्रोक्साइड, और OH माइनस एक्वस अगर रहा तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल। तो कभी हाइड्रोक्सिल लिखा हो तो समझ जाना OH माइनस किसमें है, एक्वस फॉर्म में। ये चीज मैंने आपको बता दी कि सॉल्ट का पता कैसे करना है। आपको स्ट्रॉन्ग एसिड पता हो, स्ट्रॉन्ग बेस पता हो, तो आप बता सकते हो बनने वाला सॉल्ट कैसा होगा, बता सकते हो ना। और वैसे यूजुअली ऐसा नहीं होता कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिल जाए, तो उससे अलग कॉन्सेप्ट चलता है, वो भी सिखाता मैं, ठीक है। लिख लिया इतना, सबको समझ में आया। एग्जांपल्स वही सेम रहेंगे, NaOH, KOH जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेस होते हैं, ठीक है, एग्जांपल वही रहेंगे। चलिए सेकंड डालिए, सेकंड थ्योरी ब्रॉन्स्टेड लॉवरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड लॉवरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड और लॉवरी ये एक ही बंदे का नाम था या दो अलग अलग थे, दो अलग अलग लोग थे। ओ के बाद एन ऐड कर लेना, ब्रॉन्स्टेड नहीं है, ब्रॉन्स्टेड है, यहाँ एन मिसिंग है। ब्रॉन्स्टेड लॉवरी थ्योरी। अब देखो इसमें भी H प्लस आता है, इसमें भी H प्लस आता है, लेकिन इसमें सिर्फ H प्लस आता है, और सिर्फ H प्लस क्या होता है,
हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्या बनता है? H प्लस, और H प्लस को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। सिर्फ H प्लस क्या है? प्रोटॉन ही है। देख लो, मैं बता देता। 1H1 होता है, कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने प्रोटॉन? और न्यूट्रॉन? तुम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर रहे हो, बचा क्या सिर्फ और सिर्फ? तो यानी H प्लस इज अ प्रोटॉन। कॉपी के टॉप पे कहीं लिख लो जिसको नहीं पता हो। सिर्फ H प्लस लिखा है तो वो प्रोटॉन होता है। H प्लस एक्वस लिखा है तो आर्रेनियस के हिसाब से वो एसिड है। ठीक है, H प्लस एक्वस मतलब वो एसिड है, यानी कि वो बेसिसिटी बता रहा है H प्लस निकाल के। और सिर्फ H प्लस लिखा है तो वो प्रोटॉन है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट में लिखिए, डालिए एडिंग एसिड। एसिड क्या होता है? एसिड्स आर दोज which gives, acids are those which gives H plus। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? प्रोटॉन। H प्लस का मतलब प्रोटॉन। यानी कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी के हिसाब से एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन क्या करते हैं? देते हैं, है ना? which give प्रोटॉन। ठीक है, बेस क्या हो जाएंगे? which accept H plus। अब यहाँ पे OH माइनस नहीं आया है, यहाँ पे H प्लस प्रोटॉन का डोनेशन और प्रोटॉन का रिसीविंग, ये एसिड और बेस को डिफाइन कर देता है। बेस में लिखिए, बेस आर दोज which can accept H plus, which can accept proton। Base are those which can accept proton। एग्जाम्पल लिखो इसके, अमोनिया, अमोनिया है ना, 2 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री अमाइन मतलब R2NH। 3 डिग्री को कैसे लिखेंगे शॉर्ट में? R3। R क्या होता है? R इंडिकेट्स एल्काइल ग्रुप, कार्बन की चेन को इंडिकेट करता है। तो तीनों R सेम भी हो सकते हो, तीनों R डिफरेंट भी हो सकते हैं। दोनों R सेम, अगर सेम, यहाँ पे हमने R2NH लिखा है, इसका मतलब दोनों R क्या है? सेम। मान लो दोनों डिफरेंट होते तो मैं क्या लिखता? RNH R डैश। डैश से इंडिकेट करता है कि दोनों अलग अलग हैं, बट हमको इतना डिटेल में अभी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, R2NH, pyridine, pyridine, aniline। क्या इन सब में नाइट्रोजन है? और क्या सब में लोन पेयर है? तो अगर H प्लस इनके आसपास आया तो वही लोन पेयर वो डोनेट करके बॉन्ड बना लेगा। मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिया है NH3, NH3 पे मैं क्या ऐड कर रहा हूँ? इसके पास लोन पेयर है, H प्लस को एक्सेप्ट करेगा और क्या बना देगा? NH4 प्लस। तो मतलब जो H प्लस एक्सेप्ट कर ले वो आपका बेस हो गया। तो इसमें बेस कौन है? NH3 है NH4 प्लस? बेस कौन है? ये है या फिर ये है बेस? NH3। क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट करने के बाद ये तो आयन बना है। NH3 आपका क्या है? बेस। यानी जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है वो बेस है, जो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है वो एसिड है। क्लियर है? चलो एक चीज में आपको हैं, डोनेट कर सकता है। क्या डोनेट कर सकता है? उसका सर एक प्रोटॉन, हाँ वो एसिड हो जाएगा। हाँ, पर ये ऐसे एसिड नहीं होते, कॉन्जुगेट फॉर्म में आते हैं। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर ये एक्सेप्ट कर रहा है तो ये बेस हो गया, और ये निकाल रहा है तो ये वापस यही बनाएगा। अगर मान लो मुझे इसकी रिएक्शन करवानी, एसिड बेस रिएक्शन करवानी है, किसके टुवर्ड्स? जैसे मान लो पहला मैं बता देता हूँ आर्रेनियस के थ्रू। आर्रेनियस में क्या होगा? मान लो मैंने HCl लिया है, NaOH लिया, क्या बन जाएगा? एक सॉल्ट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। तो आर्रेनियस के हिसाब से वाटर का फॉर्मेशन तो होना ही चाहिए। ये आर्रेनियस कॉन्सेप्ट है।
क्या बनेगा सॉल्ट? ये आरएनएस के हिसाब से रिएक्शन है। बट मान लो मैं ले रहा हूं ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से, एक बेस लिया मैंने NH3, कैसा बेस लिया मैंने जिसमें OH नहीं है, क्योंकि इस केस में OH का जिक्र नहीं है, तो दोनों थ्योरी अलग अलग हो गई, दोनों अलग अलग टाइप से डिफाइन कर रही है। एसिड तो फिर भी कॉमन है, फर्क कितना है, उसमें सॉल्वेंट रिक्वायर्ड है और इसमें सॉल्वेंट नहीं रिक्वायर्ड है। इसकी रिएक्शन कराना है तो ये क्या करेगा, क्या बनाएगा, प्लस, इन दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा, क्या एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। ये इसके रिएक्शन का मैनर है, ठीक है, नोट कर लीजिए दोनों एग्जांपल। वो आरएनएस के थ्रू है, ये ब्रॉन्स्टेड के थ्रू है। दोनों रिएक्शन में सॉल्ट का फॉर्मेशन तो होगा, लेकिन इसमें क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, और उसमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। H प्लस OH माइनस दोनों से निकलते हैं और वाटर फॉर्म कर लेते हैं, बची हुई चीज सॉल्ट बना लेती है। यहाँ तक किसी को दिक्कत आ रही है क्या? अब यहाँ से एक चीज इंपॉर्टेंट बताने जा रहा जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट होता है, क्योंकि एसिड लिखा हो तो चलता है, बेस लिखा हो तो चलता है, लेकिन कॉन्जुगेट एसिड लिखा हो, कॉन्जुगेट बेस लिखा हो तो वो समझ में नहीं आता कि वो कहाँ से आ रहा है। और तुम्हारे लिए शायद पहली बार सुनने वाली चीज होगी ये, है ना, तो इसको ध्यान से देखना, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, समझना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हटा दो। देखो, मान लो मैंने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, क्या लिया है, या फिर मैंने एसिड लिया, स्ट्रॉन्ग छोड़ो, मैंने एसिड लिया। इस एसिड में से मैं अगर H प्लस निकाल दूं, क्या निकाल दूं, तो क्या हो जाएगा, H प्लस प्लस Cl माइनस, ये ब्रेक हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे मत लिखो, इसको मैं आयनाइज कर रहा हूँ, H प्लस और Cl माइनस। H प्लस निकालने के बाद जो एनायन फॉर्म होता है ना, वो क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस। क्या होगा, यानी कि एसिड अगर तुमने लिया है उससे फॉर्म क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस, और अगर बेस लिया है तो उससे क्या फॉर्म होगा, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, HCl में से मैंने H प्लस वाला पार्ट निकाला, जो एनायन बचा उससे मैंने क्या बोला, कॉन्जुगेट बेस। तो क्या हर किसी को कॉन्जुगेट बेस निकालना आ जाएगा, जैसे H2SO4 है, कॉन्जुगेट बेस क्या होगा उसका, SO4 माइनस 2 होगा। समझ में आया, लिखिए इसे। और इसी के साथ दूसरा बता देता, जैसे मैंने NH3 लिया था, अब इसमें क्या ऐड करूं, क्या बनेगा, ये क्या है तुम्हारा, इससे बनने वाली चीज क्या है। इसमें सिर्फ इतनी सी चीज तुम्हें समझनी है कि H प्लस निकालने के बाद, एसिड में से H प्लस निकालने के बाद जो बनता है वो कॉन्जुगेट बेस होता है, और बेस में H प्लस डालने के बाद जो बनता है वो कॉन्जुगेट एसिड होता है। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस से फॉर्म होता है और कॉन्जुगेट बेस एसिड से फॉर्म होता है। क्लियर है? इसलिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस हम बोलते हैं तो बेस होता है लेकिन फॉर्म होता है एसिड से, तो हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या होता है कॉन्जुगेट एसिड और बेस। कितने लोगों को समझ में आया कॉन्जुगेट एसिड और बेस, इतना सा टर्म है। चलो क्वेश्चन लिख लो, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ गया पहले लिख लो इसे, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, मुझे क्लियर हो जाएगा कि तुम निकाल पाओगे। लॉग सबको आता है, लॉग एंटी लॉग निकालना? नहीं आता हो तो रिवीजन करके रख लेना, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ एक ही चीज निकालनी है तुमको, शुरुआत से लेके एंड तक, पीएच। और पीएच क्या होता है, माइनस लॉग 10 H प्लस, है ना, और POH माइनस लॉग 10 OH माइनस। लॉग एंटी लॉग नहीं खेलेंगे हम पूरे चैप्टर में, और कुछ भी नहीं। चैप्टर कॉन्सेप्चुअल है, टफ नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट समझते गए तो चैप्टर बहुत अच्छा है। कॉन्सेप्ट, और इसमें जो अगर तुम इग्नोर वगैरह करे या फिर तुम गायब वायब हुए तो फिर वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। चैप्टर से भनक नहीं लगेगी, ध्यान रख लेना।
चलिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड conjugate acid and base, conjugate acid and conjugate base of HS minus। इसका conjugate acid और conjugate base निकाल के बताओ। conjugate base S2 minus 2 कितने लोगों ने निकाल लिया कॉन्जुगेट एसिड और बेस? बाकी लोग भी निकालो। कॉन्जुगेट, रुक जा, कॉन्जुगेट बेस निकालने के लिए क्या करना है, इसमें H प्लस रिमूव कर दो और देखो क्या बनेगा, क्या बनेगा S माइनस 2। तो कॉन्जुगेट बेस क्या आया S माइनस 2 और कॉन्जुगेट एसिड क्या आया H2S। क्या आया कॉन्जुगेट एसिड H2S। तो इसमें अगर मैं H प्लस निकाल दूं तो बनता है प्लस S माइनस 2, तो ये क्या कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस, यानी H प्लस निकालने के बाद जो बना वो कॉन्जुगेट बेस। और अगर मैं इसमें H प्लस ऐड कर दूं तो क्या बनेगा H2S, और ये क्या है कॉन्जुगेट। अब निकाल लोगे कॉन्जुगेट एसिड और बेस सब लोग। चलिए एक नोट लिखिए, एक का समझा देता हूं बाकी सेम रहेगा। नोट लिखो, पहला, if strong acid is taken then it form weak conjugate। यानी कि अगर तुम्हारा एसिड स्ट्रॉन्ग है और तुमको पता है तो उससे बनने वाला कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा वीक। सेकेंड है इफ वीक एसिड टेकन, तो बनने वाला कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, और सेम बेस के केस में हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो कौन सा बनेगा वीक कॉन्जुगेट एसिड, और वीक बेस लोगे तो कौन सा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है और कौन सा वीक कॉन्जुगेट बेस है। ऊपर के दो एग्जांपल में ऊपर वाला कौन सा है क्यों, क्योंकि ये एसिड क्या है स्ट्रॉन्ग, तो ये जो बेस बना ये कैसा है कॉन्जुगेट बेस, और ये एसिड कैसा है, तो ये जो बना ये कैसा है स्ट्रॉन्ग। निकाल पाओगे। अब क्या समझ में आया तुमको कि तुमको ये पता होना चाहिए कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग और कौन सा वीक है, और वो तुम्हारे एग्जांपल्स में लिखा होगा। तो समझ में आ रहा है ना कि ये चीजें याद रहेंगी तो ही तुम चीजों को बता पाओगे। मैंने एक एग्जांपल लिया था NH3 से NH4 प्लस बनाया था, तो बताओ जो NH4 प्लस बना वो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है या वीक। क्यों NH3 वीक है, तो उससे बनने वाला कॉन्जुगेट एसिड कैसा है स्ट्रॉन्ग, यानी NH4 प्लस इज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। क्या सो के नहीं आएगा तू, फिर सो क्यों रहा है? समझ में आ गया। अब जो एसिड बेस की रिएक्शन होती है ना उसमें एक लॉजिक चलता है। लॉजिक क्या चलता है कि अगर रिएक्शन की डायरेक्शन बतानी हो तो रिएक्शन की डायरेक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन जहां पे वीक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा हो। ये भी जीओसी का ही कॉन्सेप्ट है। मतलब तुमसे मैं एक शॉर्ट टर्म में तुम्हें क्या बता रहा हूँ कि अगर हमें रिएक्शन का मैनर पता करना हो कि रिएक्शन किधर से किधर जाएगी, जैसे मान लो मैंने HCl लिया, चलो मैं एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। मैंने HCl लिया और उसके साथ क्या लिया Cl माइनस, प्रोडक्ट क्या बनेगा जल्दी बताओ HCl प्लस। बताओ इसमें से कौन सा क्या क्या है। अगर मैं HCl से Cl माइनस देखूं तो ये क्या है वीक कॉन्जुगेट बेस WCB, ठीक है। और अगर मैं HCl से वापस इसको देखूं तो ये क्या फॉर्म हो रहा है स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि HCl क्या है वीक एसिड। तो मुझे रिएक्शन की डायरेक्शन मान लो पता करनी है। मान लो यहाँ पे उसने दोनों एरो दे दिया, तुम्हें एरो नहीं दे रहा, तुमसे पूछ रहा है कि एरो लगा के बताओ, तो एरो किधर की साइड लगेगा
क्यों? मैंने क्या बोला कि रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिधर वीक एसिड फॉर्म हो रहा होगा। रिएक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? यानी कि इस डायरेक्शन में रिएक्शन चलेगी। स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या मिल रहा है? ऑलवेज इस कॉन्सेप्ट को याद रखना कि रिएक्शन की डायरेक्शन वही होगी जिधर वीक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। ठीक है, यानी ये रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकती, इसकी डायरेक्शन फिक्स है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हर चीज इक्विलिब्रियम चैप्टर का नाम है तो इक्विलिब्रियम हर जगह आएगा, साइन आएगा, नहीं। अगर ऐसी कोई रिएक्शन है तो रिएक्शन उसी डायरेक्शन में जाएगी। जैसे मैं इसको रिवर्स करके लिख देता, HCl को उधर ले लेता और HCl को प्रोडक्ट में ले लेता, तो रिएक्शन कैसे जाती? बैकवर्ड जाती। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? रिएक्शन प्रोसीड एट द डायरेक्शन वेयर वीक एसिड इज फॉर्म। ठीक है, चलिए अब एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। कितने लोगों को एम्फोटेरिक का मतलब पता है? क्या होता है एम्फोटेरिक? विच एक्ट एज एसिड एंड बेस, सबको पता है। यहाँ पे नया टर्म आ रहा है, हेड डालो, एम्फीप्रोटिक। मैं डाल देता है हेडिंग। क्या हुआ? नहीं समझ में आएगा? रिएक्शन की डायरेक्शन वाली बात लिखवा के दूं? चलो कॉपी के टॉप पे एक नोट लिख लो। देखो, रिएक्शन कैन बी प्रोसीड इन द डायरेक्शन, reaction can be proceed in the direction where weaker acid is formed. Amphiprotic species। देखो एम्फोटेरिक हम सबको पता है, एम्फोटेरिक वो होते हैं which act as acid and base both, यानी जो एसिड की तरह भी काम कर सके और बेस की तरह भी काम कर सके, वो आपका एम्फोटेरिक होता है। लेकिन हमने क्या लिखा है? एम्फीप्रोटिक। तो एम्फीप्रोटिक में अब क्या हो जाएगा? एम्फीप्रोटिक, अब हमने कौन सी थ्योरी पढ़ रहे हैं? सबसे पहले ये देखो, ब्रॉन्स्टेड में मैटर क्या करता है? प्रोटॉन। तो बताओ उसके टर्म में बताओ एम्फीप्रोटिक क्या होगा? देख सकते हैं, which can donate protons as well as accept protons is known as एम्फीप्रोटिक। और एम्फीप्रोटिक के एग्जांपल क्वेश्चन पूछता है 4 ऑप्शन में कि एम्फीप्रोटिक कौन सा है? मैं गधे, ओए सो के नहीं आता क्या? मुंह फाड़ रहे बैठे बैठे, वो पीछे बैठा ना पांडा, क्यों? मैं सो के नहीं आया? तेरी आवाज ही बता रही है कि उठ के भग के आया तू बस। तो मुंह फाड़ रहा है, दूसरों को और आलस दे रहा है। एम्फीप्रोटिक स्पीशीज लिखो, which can accept proton as well as donate proton, can donate proton। अभी मैंने तुमसे कुछ एग्जांपल्स कराए, उसमें से एक एग्जांपल मैंने ऐसा लिया है जिसमें वो H+ डोनेट भी कर रहा था और H+ रिसीव भी कर रहा था। बताओ कौन सा एग्जांपल? HS- कराया था। तो HS- क्या हुआ? एम्फीप्रोटिक। अभी हमने देखा ना एम्फीप्रोटिक में HS- में अगर मैं H+ ऐड करवाऊं तो क्या बनाता है? और अगर H+ माइनस करवाऊं तो क्या बनाता है? तो ये क्या हो गया? एम्फीप्रोटिक। बट मैं तुम्हें निकालना सिखा दूंगा, तो उसका टेंशन छोड़ दो। उनको मैं इसका एक तरीका बताऊंगा कैसे निकाल सकते हो। सबको बेसिसिटी पता है, एसिडिटी पता है। बेसिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ, बेसिसिटी को बेस से रिलेट मत करना। बेसिसिटी मतलब नंबर ऑफ H+ आयंस प्रेजेंट इन अ एसिड इज डिफाइंड एज बेसिसिटी, और एसिडिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ OH- प्रेजेंट इन बेस। ठीक है, तो सबको एक्सेप्शंस पता है? क्या लिखूं?
चलिए हाँ लिखवाऊं, चलिए लिखिए बेसिसिटी, हैंड डालो बेसिसिटी। तो मैं तुमको निकालना बता रहा हूँ कैसे पता चलेगा एम्फीप्रोटिक कौन है। बेसिसिटी देखिए, बेसिसिटी में द नंबर ऑफ H प्लस आयंस प्रेजेंट इन एसिड, द नंबर ऑफ H प्लस आयंस प्रेजेंट में मत लिखना, द नंबर ऑफ H प्लस आयंस गिवन बाय एन एसिड। प्रेजेंट तो H3PO3 में 3 ही है ना, लेकिन देता तो 2 ही है। गिवन बाय एन एसिड, ठीक है, लिख लिया। फॉर एग्जांपल HCl, बोलो बेसिसिटी कितनी? H2SO4, H3PO4, H3PO4, H3PO4 में कितनी होती है? 3, H3PO3, H3PO2, लिख लो क्या लिखवाना था, सब तो पता है। चलिए बेसिसिटी की बात की हमने, बेसिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ H प्लस आयंस इन गिवन बाय एसिड। फॉर एग्जांपल HCl में बेसिसिटी 1, H2SO4 में 2, H3PO4 में, लेकिन यहाँ पे आते हैं एक्सेप्शन। H3PO3 कितना होता है? 2, H3PO2 कितना होता है? 1, और H3PO3 कितना होता है? 1। H3PO3 कितना होता है? 1। ये 3 एक्सेप्शंस मैंने आपको बताए थे एन फैक्टर निकालते टाइम, और इनके स्ट्रक्चर में आपको शायद सीबी में बता चुका हूं, ठीक है, कैसे होता है। जिसमें ऑक्सीजन आ गया और हाइड्रोजन आ गया, जैसे सारे के सारे देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन कंटेन करने वाले कंपाउंड है, इनको बोलते हैं ऑक्सी एसिड। क्या बोलते हैं? और ऑक्सी एसिड्स में जो हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से कनेक्ट होता है सिर्फ वही निकाला जाता है, ठीक है। H2SO4 में 2 होते हैं, याद है, 2 कॉर्नर पे OH बॉन्ड होते हैं, दोनों हाइड्रोजन निकल सकते हैं। H3PO4 में 3 OH बॉन्ड होते हैं और चौथा हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट होता है P से। इसमें नहीं होता, इसमें 2 OH बॉन्ड होते हैं। इसमें बताऊंगा स्ट्रक्चर वापस से, आता है ना सबको? चलिए हेडिंग डालिए। हेडिंग क्या है? कॉन्सेप्ट ऐसे लिख लो, हाउ टू फाइंड एम्फीप्रोटिक स्पीसीज, हाउ टू फाइंड एम्फीप्रोटिक स्पीसीज, हाउ टू फाइंड तरीका समझ लो ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए। स्टार्ट करें। एक टेबल फॉर्म में बता देता मैं, एसिड, एम्फीप्रोटिक स्पीसीज, और इधर क्या लिख रहा हूँ? बेस। तो ये मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए कॉर्नर वाइज बता दिया कि इधर जो चीज रहेगी वो एसिड रहेगी, जो कॉर्नर में रहेंगी वो क्या रहेगी? बेस, और जो बीच में आएंगी वो। पहला एग्जांपल सोचो, हम लेते हैं H2S। H2S तो कोई एक्सेप्शन है नहीं। कितने H प्लस है? पहला H प्लस निकालो, क्या बनेगा? दूसरा H प्लस निकालो, क्या बनेगा? ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस, और ये क्या है? एम्फोटेरिक नहीं, एम्फीप्रोटिक। एम्फीप्रोटिक क्यों बोला? क्योंकि ये इधर भी आ सकता है और उधर भी जा सकता है, बीच में है, दोनों साइड जा सकता है, इसलिए एम्फीप्रोटिक। दूसरा एग्जांपल कौन सा एक्सप्लेन करवाना चाहोगे? H2SO4। चलो अब तुम करोगे मेरे साथ, बताओ H प्लस निकालने में क्या बना? H, फिर H प्लस निकालने से क्या बना? बताओ, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? एम्फीप्रोटिक आया। थर्ड H3PO4, बोलो माइनस, इसमें तो 3 H निकल सकते हैं, इसका मतलब इसमें एम्फीप्रोटिक 2 मिलेंगे, मिलेंगे ना। फिर H निकालने में क्या मिलेगा? HCO4 -2, अभी भी एक H निकल सकता है। ये क्या है?
ये क्या है और ये दोनों क्या है एम्फी। फोर्थ क्या निकाल लोगे H3PO3, क्या निकाल लोगे H3PO2। H3PO2 में एक भी एम्फी प्रोटीन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये सिर्फ एक H प्लस देता है। एक H प्लस ऐसे ही देगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा H2PO2 और H निकल नहीं सकता इसमें से। इसमें कितने एम्फी प्रोटीन मिलेंगे? एक मिलेगा। क्या मिलेगा H2PO3 माइनस और फिर एक H और निकल सकता है, बस क्या मिलेगा? ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस। बेस देखो दिक्कत हो सकती है लोगों को, मान लो रिवर्स करके रख दे तो बेस में देखो सारे के सारे नेगेटिव आयंस है। नेगेटिव आयंस मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब डोनेशन इजी है ना। तो इस सारे के सारे बेस है नेगेटिव वाले, बीच में जितने भी आ रहे हैं वो भी नेगेटिव है, लेकिन वो एम्फी प्रोटीन है और जो साइड में है वो निकालना सीख गए। बता दो किसी का भी एम्फी प्रोटीन सर बेस ले तो उसमें ऐड कर देना। हाँ बेस रहा तो फिर H प्लस ऐड कर दे दो, रिवर्स चलेगी रिएक्शन। बट एम्फी प्रोटीन तो चेंज नहीं होने वाले ना, एम्फी प्रोटीन तो सेम सेम रहेंगे। समझ में आ रहा है चैप्टर? तो पहला दिन है, बहुत इजी है, लेकिन ये चैप्टर फिर से बता रहा हूँ कॉन्सेप्चुअल है। जितना अच्छे से ऑब्जर्व करोगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। बाकी इंटरेस्टिंग है चैप्टर, मजा आएगा। अगर लॉग एंटी लॉग आता है अच्छे से, तो नहीं आता है तो उम्मीद मत करना मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैथ्स में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा तुमने? किसने पढ़ाया था? फिर ठीक है। अदमो खत्री से ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा के गए, एक दो चैप्टर ही पढ़ा है उन्होंने। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा के गए थे। जब स्टार्टिंग में ये जब बैच बना था, ठीक है, और जब सौरभ सर नहीं थे इस बैच में, तभी मेरा दिमाग खराब हुआ था। मैथ्स के लिए तो तुमको सर ही चाहिए, तो तोड़ ताड़ के तुमसे करवा लेंगे पढ़ाई, है ना, सॉल्व करवा लेंगे पूरा मैथ। हम जैसे को तुम सीधा साधा समझ लेते हो। जिस दिन दिमाग खराब रहा या जिस दिन सच में ऐसा सोच लिया कि बैंड तो बजानी है, छोड़ूंगा नहीं एक को भी, तो वही एक दिन तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। लेकिन उस केस में क्या होता है कि मेरा दिमाग अगर खराब हुआ तो फिर पूरा दिन ही खराब रहता है, फिर जो मिलता है मैं उसके साथ कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो तुम्हारे केस में क्या है, एक सेफ्टी जोन है, बाहर किसी को अपन ने बोल दिया, गाड़ी ठोक दी, दिक्कत हो जाएगी ना। पर मैं दूसरों को ठोकूंगा भी तुम्ही में से किसी एक को। ये छोटे छोटे तो जिस दिन मिल गए ना चारों कौन है? इसका तो घड़ी हाईवे पे है। कहाँ है वो? आया नहीं ना, वो नहीं आया ना। वो आता तो पांडा के बगल में तो होता। रंपम तेरी बहुत तारीफ की इन लोगों ने, हैं? इन लोगों ने बोला पढ़ने में बहुत अच्छा है सर, ये वो। तू क्या दिखा रहा है? अभी एक उमी ऐसा है जिससे एक्सपेक्टेड है कुछ, बाकी तो सब नालायक बनते जा रहे हैं। ये तू तो बेटा किसी ना किसी में हफ्ते चढ़ेगा, बहुत गंदा चढ़ेगा, ध्यान रख। हाँ क्या कह रहा है? बोर्ड तो मस्त दिख रहा है यार। चलिए लिख लिया, मतलब इनडायरेक्टली मैंने मेरे फोन की तारीफ कर दी। चलो थर्ड कॉन्सेप्ट, सबको एम्फी प्रोटीन निकालना आ गया। किसी भी एसिड से एम्फी प्रोटीन जैसी चीज आ जाए तो बता दोगे। तो क्वेश्चन हो तुमसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछना, जैसे तुम बुकलेट सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। स्टार्टिंग बुकलेट नहीं, एनवस्थी घुसना, स्टार्टिंग के बेसिक क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हुए चलना, ठीक है। तो अगर 30 क्वेश्चन स्टार्टिंग के मान के चलना, 30 में से जितने आ पाए। अगर ये ऐसे क्वेश्चन होंगे, लेविस एसिड कौन है, लेविस बेस कौन है, कॉन्जुगेट एसिड कौन है, देखो ऐसे क्वेश्चन है क्या।
मतलब इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस मिले, आज पहली क्लास है तो इतने ज्यादा नहीं मिलेंगे क्वेश्चन, लेकिन थोड़े बहुत मिलेंगे, है ना? हाँ तो मिलेंगे, बता रहा हूँ ना। ब्रॉन्स्टेड जो जितने 10-5 क्वेश्चन ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, फिर आ जाएंगे पीएच के। अरे बस जितने हैं उतने सॉल्व कर लेना, बोला ना मैंने 30 क्वेश्चन मैंने होमवर्क की तरफ से बोला है, 30 में से जितने भी इस पे वेस्ट हो वो सॉल्व कर लेना, ठीक है? चलिए लास्ट कॉन्सेप्ट है लेविस थ्योरी, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। सबसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर से डील करता है। हाँ? क्या बोल रहा है? नहीं सुधरेगा, मेरे को लगा 7-8 दिन बाद जाऊंगा सुधर जाएंगे दोनों तीनों। चलिए लेविस थ्योरी डाल दिया, देखिए कहीं डाल लो एसिड। तो मैंने आपको शायद इसके बारे में पहले ही बताया कि एसिड कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं या डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर एसिड एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर बेस। तो ये तो सबसे इजी होता है, जिसके पास लोन पेयर दिख गया वो बेस है, जिसके पास नहीं दिख रहा वो एसिड। देखिए एसिड में इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर एसिड्स। लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर एसिड्स और बेस क्या हो जाएंगे, विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, या फिर आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर्स आर बेस। देख लिया? चलिए एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल ऑफ लेविस एसिड। अब इसमें जो एसिड और बेस बोला जाता है वो लेविस के नाम पे बोला जाता है, लेविस एसिड या फिर लेविस बेस। यहाँ पे कभी एसिड बेस नहीं आता, यहाँ पे लेविस एसिड और लेविस बेस लिख के आएगा। लेविस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स और लेविस बेस मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ठीक है? चलिए एग्जांपल्स ऑफ लेविस एसिड लिखिए। पहला, ऑल टाइप ऑफ कैटायंस, all type of cations, for example Na+, K+, NH4+, ये सब क्या है, कैटायंस है। और क्या सबके सब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं? सब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं ना? अब क्या ये कैटायंस किसी बाकी दो मीडियम से आपको बताए जा सकते थे कि एसिड है या बेस है? कोई इनको डिफाइन कर सकता है? क्योंकि दोनों में एक चीज रिक्वायर्ड है, H+। यहाँ पे H+ जैसी कोई चीज है क्या? तो हम कभी डिफाइन नहीं कर सकते थे कि एसिड है या बेस है, लेकिन ये किसकी वजह से डिफाइन हो पा रहा है कि एसिड है? लेविस थ्योरी की वजह से। दीज आर लेविस एसिड्स। सेकंड लिखिए, अच्छा लिखो पहला, ऑल टाइप ऑफ कैटायन लिखा। सेकंड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। दो एग्जांपल बताओ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड के, मैंने तुमको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया, BeCl2 BF3, दोनों है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, याद है? हमने बॉन्डिंग करवाई थी BF3 में, एग्जांपल्स किए थे हमने। तो सेकंड क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या है, सेंट्रल एटम पे क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो BeCl2 में 4 है और BF3 में, याद है BeCl2 का हमने डाइमर बनाया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ऐसा स्ट्रक्चर था। हाँ, एक सॉलिड में अलग अलग एग्जांपल कराए थे, सॉलिड के अलग कराए थे, कुछ एग्जांपल गैस के अलग कराए थे। देख लिया? थर्ड लिखिए, कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम हैज वैकेंट d ऑर्बिटल। ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है, वैकेंट d ऑर्बिटल किसके पास और किसके पास नहीं है? बैक बॉन्डिंग केस, लेकिन वैकेंट d समझ में आता है, कॉन्फ़िगरेशन से पता चलता है। तो बताओ नाइट्रोजन फास्फोरस में से किसके पास वैकेंट d होगा? फास्फोरस। फ्लोरीन क्लोरीन में क्लोरीन,
इन सबके पास वैकेंट डी मिलता है क्योंकि इनका जो अगला इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए वो किस में जाना चाहिए, डी में। सबको पता है ना? लिख लो एग्जांपल PCl3 PCl5 in which central atom has vacant d orbital. Central atom has vacant d orbital. Compound in which central atom has vacant d orbital. ठीक है? PCl3 PCl5. नाइट्रोजन का केस नहीं आता, नाइट्रोजन इसमें नहीं आता। नाइट्रोजन का वैकेंट p होता है, वैकेंट p भी नहीं होता क्योंकि उसमें 2p3 कॉन्फ़िगरेशन होता है, स्टेबल p कॉन्फ़िगरेशन होता है, हाफ फील्ड होता है। लिख लिया? चलिए बेस में आ जाइए, अपोजिट करते चलना है। क्या हो जाएगा पहला? ऑल टाइप्स ऑफ एनायंस। अभी हमने देखा था जितने एनायंस फॉर्म हो रहे थे सब बेस थे। एनायंस का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो फॉर श्योर वो डोनेट करेगा। ऑल टाइप्स ऑफ एनायंस देख लिया। सेकंड लिखो, विच कैन डोनेट लोन पेयर। विच कैन डोनेट लोन पेयर। बताओ इसमें कौन सा एग्जांपल आएगा? नाइट्रोजन वाले सारे एग्जांपल बता दो, इसमें कौन कौन से आएंगे? NH3 और N वाले बताओ। NH3 आया पहला। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ एग्जांपल्स कराए थे, बोला था याद रखना इनको। NH4 प्लस में लोन पेयर बचता है क्या? फिर NH3 के बाद क्या आएगा? 2 डिग्री अमाइन आ सकता है, 1 डिग्री भी आ सकता है, 3 डिग्री भी आ सकता है। तीनों के पास लोन पेयर है, वो छोड़ो। पिरिडीन आएगा। अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया था, देखा था, लोन पेयर बना के दिया था। एनिलीन, ये सब आएंगे। लिख लीजिए NH3 पिरिडीन एनिलीन। अभी फिलहाल हम नाइट्रोजन वाले ही लिख रहे हैं, बाकी जो भी लोन पेयर वाले आएंगे वो हम लिखेंगे। नाइट्रोजन का एग्जांपल हमने इसलिए लिखा है क्योंकि नाइट्रोजन कैन नेवर फॉर्म। तो उसके पास अगर लोन पेयर है तो एक बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, फिर वो हर केस में डोनेट ही करेगा लोन पेयर पूरा का पूरा। फास्फोरस ऐसा नहीं करेगा। फास्फोरस के पास लोन पेयर है तो हो सकता है वो 2 बॉन्ड बना ले या किसी के साथ डबल बॉन्ड बना ले, क्योंकि उसकी कैपेसिटी है 5 बॉन्ड की, नाइट्रोजन की नहीं है। ठीक है, लिख लिया? अब देखो इनकी रिएक्शन कैसे होती है। मैंने आपको 2 रिएक्शंस बता दी थी थोड़ी देर पहले। किसकी किसकी? आरएनएस। आरएनएस में क्या बनता है? आरएनएस को हमें कैसे पता करना है? वाटर का फॉर्मेशन होगा। ब्रॉन्स्टेड लॉ कैसे पता करना है? मतलब H+ निकलेगा, दूसरे आयन से चिपकेगा, एक नया सॉल्ट बनेगा, एक नया एनायन बनेगा, दोनों को मिला दो, एक मतलब नया सॉल्ट मिल जाएगा। तो NH4Cl टाइप जैसे। इसमें देखो क्या होगा, अगर मैं लेविस एसिड और लेविस बेस लूं तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनेगा। लेविस एसिड का एग्जांपल हमने लिया था अभी, BeCl2 लिया था। या मैं तुम्हें एक ऐसा एग्जांपल कराता हूं जो मैंने तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में कराया था, BF3। और इधर याद है एग्जांपल, बोला था जेई में पूछा गया इसका हाइब्रिडाइजेशन, हमने निकाला भी है। क्या बनेगा? और ये बॉन्ड कौन सा आता है? क्यों? क्या इसके पास लोन पेयर है? और क्या इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है? वैकेंट ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है और ये बॉन्ड बना लेता है। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? जेई का पूछा गया क्वेश्चन है, ये हाइब्रिडाइजेशन में क्वेश्चन था ये। ठीक है, याद रखना है इसको, लिख लीजिए एग्जांपल। यानी इससे बनने वाले कंपाउंड्स कैसे रहेंगे? कोऑर्डिनेट कंपाउंड रहेंगे या फिर थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। PCl5, PCl5 क्या है? लेविस एसिड है, लेविस बेस है? Cl- क्या है? क्योंकि ऑल एनायंस आर बेस, मिलके क्या बनाएंगे? PCl6-।
अब PCl6, अब एक चीज सोचो कि फास्फोरस छठा बॉन्ड बना के बैठा है, इसका मतलब उसने अपना वैकेंट डी ऑर्बिटल यूज किया है। क्या यूज किया उसने? वैकेंट डी ऑर्बिटल यूज किया है, क्योंकि इस बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास ज्यादा है? Cl- के पास, तो माइनस वाले ने डोनेट किया, उसने अपने वैकेंट डी में ले लिया और बॉन्ड बना लिया। तो सोचो फास्फोरस की कैपेसिटी थी 5 बॉन्ड की, बना कितने रहा है? 6, लेकिन उसके साथ एक नेगेटिव चार्ज इंडिकेटेड है इंडिकेटेड। ठीक है, चलिए जितनी पढ़ाने वाली चीजें थी वो यही तक रख रहे अपन, क्योंकि कल अपन बात करेंगे पीएच स्केल पे, तो मैं उसका बेसिक बताने जा रहा हूँ, है ना, आपका पढ़ा हुआ है। ठीक है, यहां तक एक बात सब लोग वापस से पूरा नोट से पूरे नोट पढ़ लो। लास्ट के पास 5 मिनट में पीएच स्केल वाला कॉन्सेप्ट बता रहा, और लास्ट के बचे हुए 5 मिनट में इसको वापस से रिवाइज करेंगे पूरा जितना हमने लिखा है। कल की डेट में ये एक एक को याद होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। फटाफट पहले नोट्स देख लेना, मजाक मत करना, अगर पूछ लिया ना गलती तो नहीं बता पाया तो देख लेना। सब लोग बैठ के चुपचाप अपने नोट्स वापस से रिवाइज कर लो, क्या लिखा हुआ है उसमें, क्या क्या एग्जांपल्स हैं।